उसके हृदय में घुमड़ते प्रचंड बादलों का संकेत उसके जल पृष्ठ पर रत्ती भर दिखना असंभव था। कानपुर की सेना की चंचलता से सर व्हीलर चौंका था। फिर भी उसे इसकी तिल भर शंका नहीं हुई कि ब्रह्मवर्त का राजा अपने विरुद्ध है, जिसके मस्तक का मुकुट अभी क्षण भर पहले पैरों से कुचला है, एक क्षण पहले ही जिस नाना की पूंछ को जानबूझकर मसला है, उसी नाना को अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा की विनती पर कानपुर बुलाया। नाना सहनशील हिंदू है, वह मन में द्वेष पालने वाला जहरीला नाग नहीं है, ऐसा अंग्रेजों को लगता था। तो कोई एकदम गलत भी नहीं था, क्योंकि आज तक अंग्रेजों के पैरों तले कुचले निर्जीव, निरुपद्रवी और नपुंसक केचुए क्या हिंदुस्तान में कम थे? उन्हीं केचुओं जैसा केचुआ नाना भी होगा, इस भ्रम में पड़कर ही सर व्हीलर ने ब्रह्मवर्त की बॉम्बे में बैठी नाग को और चाहिए ही क्या था। उसने 2 तोपें, 300 निजी सिपाही, पैदल और घुड़सवारों के साथ दिनांक 22 मई को कानपुर में प्रवेश किया। कानपुर में अंग्रेजी सैनिक और असैनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी बस्ती थी। उसी के बीचों बीच जाकर नाना ने अपना शिविर बनाया। कानपुर में विप्लव होते ही पहला हमला खजाने पर होगा, तो उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो? अच्छा तो खजाना दे दो नाना के कब्जे में, बारूद खाना और शस्त्रागार की सुरक्षा, इन्हें भी नाना की निगरानी में रहने दो। जल्द ही इस निगरानी में नाना के 200 सिपाहियों का पहरा बैठ गया। कलेक्टर हिल बर्डन ने नाना और तात्या को धन्यवाद दिया और सारी अंग्रेज महिलाएं और बच्चे चाहे तो ब्रह्मवर्त के राजमहल में जाकर रहें, यहां तक बातें होने लगी। इसी का नाम है मराठी कावा दाव। अंग्रेजों की सुरक्षा करने और स्वदेश स्वतंत्रता के लिए युद्धरत अपने सगे भाइयों से लड़ने सेना तोपखाने के साथ नाना को कानपुर बुलाया गया। अंग्रेजी बस्ती में उनका शिविर लगा। अंग्रेज उनके लाखों रुपयों का खजाना सौंप दे और इस तरह सहायता देने के लिए धन्यवाद दे। इसी सब का नाम है मराठी दाव। और ये सारे बातें उस प्रचंड विस्फोट के 1 हफ्ते पहले की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सन 1857 में अंग्रेज सरकार को अंधकार में टटोलते रखकर एकाएक कैसे गड्ढे में गिराया गया। स्वतंत्रता की अनिवार्य इच्छा, यही साध्य और उसकी प्राप्ति हेतु संग्राम, यह साधन, इन 2 बातों का स्पष्ट ज्ञान सारे समाज को दिया हुआ था। परंतु उसका नेता कौन है, विद्रोह का पक्का दिन कौन सा हो, क्रांति के मुख्य केंद्र कहाँ होंगे, ये सब बातें इतनी चतुराई से गुप्त रखी गई थी कि उसकी भनक अंग्रेजों को तो खैर क्या होती, उस जन समूह को भी पक्की पता नहीं थी। मुख्य गुप्त केंद्र के नेता और उनके विश्वसनीय सहयोगियों को ही पूरे नाम आदि की जानकारी थी। पीछे कहा था कि हर रेजिमेंट में एक समिति बनाई गई थी, उसका भेद भी यही था। काशी में पकड़े गए पत्र में एक नेता की ओर से इतने ही हस्ताक्षर थे। इस क्रांति रचना के अनुरूप ऐसा ही व्यवहार उसके उत्तरदायी नेताओं की ओर से रखा गया था। दिल्ली के बादशाह, झांसी की रानी या नाना साहेब की योजना में के बारे में विद्रोह होने के पहले दिन तक अंग्रेजों को तिनके के बराबर भी भनक नहीं मिली। परंतु इस सब में ब्रह्मवर्त के बाड़े की विशेष करामात इतिहासकार के कहता है। मराठा राज्य संस्थापक शिवाजी के चरित्र का अध्ययन नाना ने यूं ही नहीं किया था। कानपुर में गुप्त मंडली का जो जाल बिछा था, उसका मुख्य केंद्र सूबेदार टीका सिंह के घर में स्थापित था। बैठक करने का दूसरा स्थान शमसुद्दीन खान सिपाही के घर में था। इन गुप्त बैठकों में होने वाली मंत्रणा में नाना की ओर से ज्वाला प्रसाद और महमूद अली नामक ब्रह्मवर्त के राजमहल के विश्वसनीय नौकर उपस्थित रहते थे। सूबेदार टीका सिंह और ज्वाला प्रसाद की सहायता, उत्कट स्वातंत्र्य इच्छा और निष्कलंक सच्चाई के कारण सारी सभा पर उनका प्रभाव था और इस सभा के निर्णयों के अनुसार सेना एक मत से व्यवहार करे, यह निश्चित था। इस कारण सूबेदार टीका सिंह का जो मत होता वही सारी सेना का होता था। ऐसे नेता और नाना की भेंट होना, आमने सामने सारी बातें होना अति आवश्यक था। उसमें भी मेरठ के आकस्मिक विद्रोह से अस्त व्यस्त हुए कार्यक्रम को फिर से एक बार सही करना अनिवार्य था। इसीलिए नाना की ओर
सूबेदार टीका सिंह की भेंट निश्चित हुई। पहली भेंट में सूबेदार और नाना की मंत्रणा बहुत देर तक हुई। सेना के हिंदू और मुसलमान ये दोनों की स्वराज्य और स्वधर्म के लिए एक मत से विद्रोह करने को सज्जित हो गए और हम भी वह करने के लिए तैयार हैं। सूबेदार के ऐसा विश्वास दिलाने पर अन्य फुटकर बातें निश्चित करने को दूसरी अधिक सावधान और सावकाश भेंट की बात निश्चित कर सूबेदार वापस लौटे। जून की पहली तारीख को संध्या समय श्रीमंत नाना अपने बंधु बाला साहब और मंत्री अजीम उल्ला खान के साथ गंगा किनारे आए। सूबेदार टीका सिंह अपनी केंद्र मंडली के साथ वहां आए हुए थे ही। ये सारे लोग एक नाव में बैठकर गंगा के सुधा धवल जलाशय में घुस गए। अपने स्वदेश संरक्षण के लिए घनघोर संग्राम करने की प्रतिज्ञा उस गंगा जल को हाथ में लेकर करने के बाद कोई 2-3 घंटे तक उनकी चर्चा चलती रही। भावी कार्यक्रम का पक्का निर्णय हो जाने पर वे सब लोग लौट आए। उनकी वहां क्या चर्चा हुई यह गंगा नदी के पाट को ही ज्ञात होगा। इतना सच है कि दूसरे दिन शमसुद्दीन ने अपनी प्रियतमा को यह स्वतंत्रता का समाचार यूं ही नहीं सुनाया था, क्योंकि स्वराज्य के लिए शमसुद्दीन की आत्मा जितनी फड़फड़ा रही थी उतनी ही इस सुंदरी की भी। अजी जन सिपाहियों की अप्रिय संग्राम के बाजार में देश प्रेम के पुरस्कार के रूप में बांटना शुरू कर दिया। अपने सुंदर मुख और भुकुटी की एक एक सिकुड़न से उसने अनेक भगोड़ों को फिर से रण में भेजा। यह किस्सा शीघ्र ही आगे आएगा। क्रांति पक्ष की योजनाएं इधर उस ऊंचाई तक पहुंच रही थी और उधर अंग्रेज लोगों को हर नए पल इतनी घबराहट हो रही थी कि क्या पूछने। लखनऊ से सहायता आने और श्रीमंत नाना साहेब की सुरक्षा में खजाना एवं गोला बारूद पहुंच जाने के बाद सर व्हीलर के मन को थोड़ा धीरज बंधा था, पर अंग्रेज बस्ती को बिल्कुल धीरज नहीं था। 24 मई को मुसलमानों की ईद थी। उस दिन सब और विद्रोह होगा ऐसा डर हर शहरी अंग्रेज को था, परंतु ऐसे सहज ध्यान में आ जाने वाले दिन सार्वजनिक विद्रोह होगा ऐसा सहज में लग सकता है, और उस दिन शांति बनाए रखना और जिस दिन विद्रोह होने की बिल्कुल भी संभावना ना हो उस दिन उछल पड़ना, ये दाव घात ही तो विद्रोह की सफलता के मुख्य कारण थे।